तो स्टार्ट करते गए। तो एलवीएम का अगर मैं टर्म्स के अंदर बात करता हूँ, तो इट्स अ लॉजिकल वॉल्यूम्स। एलवीएम इज अ लॉजिकल वॉल्यूम्स मैनेजमेंट। लॉजिकल वॉल्यूम्स और हार्ड डिस्क, यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम। वर्चुअल हार्ड डिस्क का मतलब है कि आपका जो सिस्टम्स है, आपका जो लैपटॉप है, उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल हार्ड ड्राइव। इसी तरीके से हम लोग चाहे तो अपनी सिस्टम्स के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क भी ऐड ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की हेल्प से। नाउ, तो अब एलवीएम की अगर हम बात करते हैं, तो वर्चुअल हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्चुअल हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर कंपनी में ना एक डेडिकेटेड स्टोरेज क्रिएट कराया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज। अगर मैं इन स्टोरेजेस की बात करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज। स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स बोलते हैं जहां पर भी स्टोरेज होते हैं। एंड आपका चाहे कोई भी मेलिंग सर्वर्स हो, मेल यानी कि जीमेल, याहू, या कोई भी आपका सोशल मीडिया हो, या आपकी कोई भी कंपनी का डेटा सेंटर हो, हर कंपनी अपना एक सेंट स्टोरेज बनाती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है डेटा स्टोर इन सेंट्रल पॉइंट्स। जिसका काम होता है कि हमारा जो डेटा है वो एक सेंट्रल पॉइंट पे आके सेव होना चाहिए, ना कि अलग अलग मशीन्स पर सेव हो। अब ये जो स्टोरेज है, अब इस स्टोरेज का दो पैरामीटर्स होते हैं। देयर द टू पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर्स क्या है कि आप सभी को पता है कि मार्केट में जो हमारा हार्डवेयर होता है, जब आप हार्डवेयर बाय करने जाते हैं, तो हमारा जो डेटा होता है इट्स अवेलेबल इन हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क की जो मैक्सिमम साइज है, आपने देखा होगा 1 टीबी 2 टीबी तक की है। यानी कि स्टोरेज भी जो बनता है ना, हार्ड डिस्क की हेल्प से ही बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, थाउजेंड ऑफ हार्ड ड्राइव लगाई गई है। यानी कि यहाँ पर क्या, अगर मैं यहाँ पर 1,000 हार्ड डिस्क या 10,000 हार्ड डिस्क लगा देता हूँ, तो 10,000 मल्टीप्लाई टू टीबी, सो अप्रोक्सीमेटली 20 टीबी। और 20 टीबी मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1 टीबी में 1,000 जीबी होता है। तो अब डिपेंड्स करता है कि कितना ज्यादा डेटा आपके पास है। तो इसी तरीके से अब कंपनी डिपेंड करती है कि अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, या हम बात करते हैं गूगल की, या हम बात करते हैं जीमेल्स की, तो यहाँ पे क्या, करोड़ों लोगों के यूजर्स अकाउंट्स बने हुए हैं। हर किसी की मेल आईडी पे मेल आईडी 1 1 जीबी 2 2 जीबी स्पेस ले रही है। अगर आप आपका गूगल ड्राइव पे भी डेटा रखते हैं, तो मिनिमम 10 जीबी 15 जीबी तो सबको मिली हुई है। तो 15 जीबी के हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि अगर मैं कहता हूँ कि 200 करोड़ अकाउंट्स भी हैं गूगल के, तो कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसके हिसाब से क्या होता है, एक डेडिकेटेड सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाया जाता है कि अगर डेटा एक ही लोकेशन पे आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ वन मोर स्टोरेज। हम यहाँ पर एक और स्टोरेज इसका क्रिएट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ बैकअप। ये हमारा बैकअप सेंड स्टोरेज होगा। इट्स अ बैकअप। बैकअप का मतलब है लाइक दिस, कि अगर जो डेटा यहाँ पर आएगा वो डेटा यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली सेव होगा। इसका रीजन क्या है, व्हेन द प्राइमरी स्टोरेज गोज डाउन, किसी भी रीजन से मेरा प्राइमरी स्टोरेज अगर फेल होता है, तो मैं सेकंड स्टोरेज से अपना डेटा एक्सेस कर सकूं, या दोनों को अब बात आती है सिस्टम्स की। अब कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो अब हर एम्प्लॉयज या हर यूजर्स अपने कंप्यूटर्स यूज कर रहा है। नाउ द ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। सभी के सभी हमारे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड आईएसपी, एंड ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। सभी के सभी जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, सभी हमारे आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है। हर कोई बंदा है, जीमेल, फेसबुक, याहू कुछ भी यूज करना है,
तो आप सभी लोग क्या करते हो, आईएसपी के थ्रू करते हो। जो मेरा सैन स्टोरेज है, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद द आईएसपी। ये जो मेरा सैन स्टोरेज है, ये सैन स्टोरेज भी मेरा एक डेडिकेटेड आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है, कि कोई भी अगर डेटा एक्सेस करना चाहेगा इस लोकेशन पे आएगी, और अगर डेटा रिसीव करेगा वो भी इसी लोकेशन से होगी, ओवर द आईएसपी। अब यहाँ पे क्या है कि किसी कंपनी के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हर लैपटॉप के अंदर या हर सिस्टम्स के अंदर एक और डेडिकेटेड स्टोरेज होता है, जिसको वी कैन कॉल द डैश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। सो जब भी हम डायरेक्ट अटैच स्टोरेज की बात करते हैं डैश की, यानी कि दिस इज कॉल्ड योर हार्ड डिस्क। ये आपकी डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव है। हर सिस्टम्स के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है। सो अगर आपके पास डेटा, अगर आपका इस लोकेशन पर है, इन हार्ड डिस्क के अंदर है, तो ये इस पर आपकी एक डिपेंडेंसी बन जाएगी। डिपेंडेंसी क्या बनेगी कि जब आपके पास आपका फिजिकल लैपटॉप होगा, तब भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। सो आपकी एक डिपेंडेंसी क्या बन गई है, आपका लैपटॉप। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि अगर मेरा जो एम्प्लॉय है, उसकी डिपेंडेंसी लैपटॉप नहीं बनना चाहिए। रीजन है कि कंपनी आ रहा है, अब लैपटॉप में अगर अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, मेरा तो लैपटॉप नहीं चल रहा, मेरा तो डेटा उस पर रखा हुआ है, मैं काम कैसे करूं। सो कंपनी कहती है कि नाउ कि हम इस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि डेटा लोकल लैपटॉप पे रहेगा ही नहीं। डेटा इज अवेलेबल इन सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एंड यूजर एक्सेस डेटा फॉर एनी सिस्टम। वो चाहे किसी भी सिस्टम पर बैठे, उसको उसकी सारी की सारी सर्विसेज वहां पर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, जिस किसी का भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्स है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे ये सबकी लैब आएगी। ये यूजर अकाउंट्स बनाना, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे डेटा एक्सेसिबल होगा, वो सारे की सारी लैब्स आपकी, जब हम क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो वहां पे वो पूरा का पूरा आएगा। क्लाउड डेवॉप्स वाले में वो लैब नहीं है। सो अब यहाँ पे पॉइंट्स आपके पास आ रहा है, कि अब यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है कि ये तो फिजिकल है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि डेटा मेरा इन लोकेशन पे कैसे जाएगा। तो इन लोकेशन पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। मैं यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास ये 3 यूजर्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ 3 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स। मैं यहाँ पर 3 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स क्रिएट करूंगा, और इन तीनों वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स को इन सिस्टम्स के साथ अटैच कर दूंगा। और ये जो हार्ड ड्राइव है, तो ये अगर सी से आ रहा है, तो ये आपके पास सपोज करिए डी से आएगा। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ड्राइव लेटर देना चाहते हैं। तो आपके सिस्टम में तो 2 ही ड्राइव दिख रही है, एक सी और एक डी। लेकिन जो डी ड्राइव्स है, वो आपकी कहाँ की है, सैन स्टोरेज की बनाई है हमने। अब हमने बोला है कि आपको अगर कोई भी काम करना है, तो आप उस डेटा को डी ड्राइव पे रखेंगे, डेस्कटॉप पे नहीं रखना है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और परमिशंस होती है, फोल्डर रीडायरेक्शन। फोल्डर रिडायरेक्शन का मतलब है कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप डेस्कटॉप पे रखते हैं, सो यू कैन सी कि जब आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपके डेस्कटॉप की है। हम क्या करते हैं, इसको भी रिडायरेक्ट कर देते हैं डी ड्राइव के अंदर, कि अगर कोई कैंडिडेट डेस्कटॉप पे भी डेटा रख रहा है, तो वो डेटा भी आपका कहां पर जाना चाहिए, इस लोकेशन पे चला है। यानी कि यूजर के हर डेटा की क्या हो रही है, मैनेजिंग हो रही है, कि भाई पूरा का पूरा डेटा डी ड्राइव में जाना चाहिए। अब फर्दर अगर ये सिस्टम आपका क्रैश कर जाता है, ये सिस्टम किसी भी वजह से क्रैश हो जाए, तो यहाँ पे डेटा है नहीं, क्योंकि ये जो डी ड्राइव है, क्योंकि ये फिजिकल ड्राइव के अंदर डेटा होता तो सिस्टम पर ही डेटा होता, लेकिन ये तो वर्चुअल ड्राइव है। और ये ड्राइव कब तक आपको एक्टिव रहेगी, जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। जब आप कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, तभी ये ड्राइव एक्टिव भी होगी। अगर आपने इंटरनेट की, कंपनी के नेटवर्क की वायर को हटाया, तो इस ड्राइव पे क्रॉस आएगा, आप इस ड्राइव को ओपन भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, जब तक ये ड्राइव आपकी एक्टिव है। जैसे आपने नेटवर्क से वायर हटाई, यानी कि लैपटॉप को रिमूव करा, अपने बैग में रखा घर पे ले जाने के लिए, तो ये जो डी ड्राइव है, ये ड्राइव आपकी ओपन नहीं होगी। इस टाइप्स की ड्राइव्स को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ड्राइव्स। और जब भी हम वर्चुअल ड्राइव्स को अपने सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैपिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप अपने इसी सिस्टम में जाएंगे,
तो यहाँ पर भी आप जब दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं वर्चुअल मैपिंग का। दिस पीसी पे अरे भाई कित हो गया। चलिए अरे, चलिए अभी दिखाता हूँ ये ऑप्शन भी आपके पास यहीं पर ही सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे। चलिए लैब करेंगे तब। ये पहला पैरामीटर्स क्लियर हो गया। आज का जो हमारा एलवीएम है वो कुछ इसी से ही रिलेटेड है। इवन अगर मुझे आपके सिस्टम पे अब यहाँ पे कंडीशन देने की, फिलहाल मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया 10 की, यानी कि 10 GB। तो अभी ये जो अगर ड्राइव जिस भी यूजर के साथ मैप्ड है उस डेडिकेटेड यूजर को 10 GB ही डेटा एग्जीक्यूट मिलेगा। यानी कि अगर मैंने ये जो ड्राइव है इस यूजर 2 के साथ मैप करी है, तो यूजर 2 के पास फिलहाल मैंने 10 GB स्टोरेज दे दिया है। अब यूजर काम कर रहा है तो अब यूजर की सडनली क्या होती है, स्टोरेज फुल हो जाती है। यूजर कहता है कि मेरी हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है, अब मुझे और भी स्पेस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव 1 TB लिया है और वो 1 TB फुल हो जाए, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप दूसरी हार्ड ड्राइव लगाओ, या हम क्या कहेंगे यार हार्ड ड्राइव में से डेटा को डिलीट कर लो, तो स्पेस क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। बट आप कह रहे हो भाई मेरे पास ऐसा कोई भी सिंगल डेटा नहीं है जिसको मैं डिलीट करूं, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, काम करो पेन ड्राइव में डेटा रख लो, जब यूज करना हो पेन ड्राइव लगा लो। बट कंपनीज के अंदर पेन ड्राइव भी अलाउड नहीं होती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वो भी अलाउड नहीं होती है। तो अब क्या होगा कि हार्ड डिस्क तो फुल हो गई, तो अगर यहाँ पे हो गया तो मैं यहीं से ही स्पेस इसका इंक्रीज कर सकता हूं। तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या एलवीएम के बेनिफिट्स ये हैं कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने यूजर को अपना स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज वेल एज इफ नीड कि अगर उसका स्टोरेज फुल हो जाए तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डेटा है वो पूरा का पूरा हमारे सेन स्टोरेज से मिल रहा है। आप सपोज करो कि अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल की सेन स्टोरेज में मेरे पास 1 लाख GB डेटा है, 1 लाख यानी कि जीबी नॉट इन 1 लाख GB स्पेस है, और ये स्पेस पूरा का पूरा फुल हो गया, तो अब सेन स्टोरेज में नहीं बना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर और भी हार्ड ड्राइव्स क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और जो सेन स्टोरेज में हार्ड ड्राइव्स लगती है वो यहाँ पे बॉक्स लगते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेस बॉक्सेस। इन नेस बॉक्सेस के अंदर हजारों हार्ड ड्राइव्स लगते हैं। तो जो भी आप डेटा सेंटर देखते हैं, सो वो सारे के सारे क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ नेस बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक पिक दिखाता हूं, नेक्स्ट बॉक्स प्राइस भी आप देखेंगे, सो ये छोटे छोटी एक एक दो दो हार्ड ड्राइव्स के प्राइस हैं। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्केल पे जाएंगे सो आपको काफी ज्यादा मिलेगा। सो नेस बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन इमेजेस। तो ये हमारे नेस बॉक्सेस हैं, इनके अंदर हार्ड ड्राइव्स लगते हैं। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा बंच ऑफ हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 24 हार्ड डिस्क। अगर एक हार्ड डिस्क में कहता हूँ 2 TB की है तो इज इन 48 TB, और 1 TB 1,000 का होता है ना कि 48,000 GB। आपके में तो 1,000 GB डेटा है, या तो 48,000। तो इस तरीके से मल्टीपल बॉक्सेस लगते हैं। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट बॉक्स डेटा सेंटर्स, तो ये आपके नेस बॉक्सेस के डेटा सेंटर्स हैं। तो ये जो आप मूवीज में देखते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, तो ये जो रैक सर्वर्स हैं दिस इज कॉल्ड अ नेस बॉक्स। ये सारे के सारे नेस बॉक्सेस हैं जहां पर हार्ड डिस्क लगी हुई थी, जहां पर हमारा डेटा रहता है। और ये सारा का सारा एक ही डेडिकेटेड सिस्टम से क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ नेस डेटा सेंटर्स, इन्हीं को ही डेटा सेंटर्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या डेटा सेंटर्स ही हैं, ये डेटा सेंटर्स की ही पिक्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नेस बॉक्सेस लगे हुए हैं। तो आप खुद देखिए कि एक रैक है, एक रैक में अगर 5 स्लॉट्स लगा रखे हैं और एक में 48 हार्ड डिस्क है, तो आप खुद देखिए कि 2 लाख GB, एक रैक के अंदर 2 लाख GB स्टोरेज है। और यहाँ पे अगर आपने 100 रैक लगा दिए तो कितना स्टोरेज आपके पास मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द मेन पार्ट्स। अब इन्हीं स्टोरेज का यूज करके
गूगल ने भी जो अपनी ड्राइव्स बनाई है, जीमेल ने भी ड्राइव्स बनाई है, तो उसने भी क्या करा है कि एक डेडिकेटेड पहले एक बड़ा स्टोरेज बनाया है। अब कोई भी ईमेल आईडी जब क्रिएट करता है तो उसकी ईमेल आईडी पे वो क्या करता है, 15 GB का एक अकाउंट ऐड कर देता है बैकएंड से। अब आप जब भी जीमेल पे देखेंगे तो गूगल ड्राइव का जो फ्री आपको मिलता है वो 15 GB मिलता है। उस 15 GB में से ही आपको क्या मिलेगा, मेलिंग यूज होगी। उसी में आप अपने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है तो आपकी फोटोज वगैरह उसके अंदर जाएंगी। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो कहता है यू कैन बाय। तो जो फ्री लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करता है, आपके स्टोरेज को आपको बाय करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे फिर आपको उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा और वो आपका एक्सपेंड कर देंगे कि 1 TB का 1000 और 2000 रुपीज ईयरली कॉस्ट है। उसके हिसाब से आप अपना स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो हर कंपनीज अपना इसी टाइप का डेटा सेंटर्स बनाते हैं। अब इसका लैब का प्रोसेस क्या है? सो इसका लैब का प्रोसेस क्या है कि हमारे पास नेस्ट बॉक्स तो है नहीं। सो हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव हमारे पास एक डेडिकेटेड सिस्टम है। अब इस सिस्टम के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं हार्ड ड्राइव्स। तो वी हैव एग्जीक्यूट अ हार्ड ड्राइव। सपोज करिए कि यहां पर हम लोगों ने 3 हार्ड ड्राइव्स लिए हैं, 1, 2 and 3। दिस इज कॉल्ड अ 3 हार्ड डिस्क, HDD1, या I'm just give the name, HDA1, HDA, HDB and HDC। तो कल वाली लैब ही आगे कंटिन्यू हो रही है। जो कल लैब कराई थी पार्टीशन, उसी से ही आगे अब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा, हार्ड डिस्क लिए। अब हार्ड डिस्क लेने के बाद हमें क्या करना है, इन हार्ड डिस्क में से पार्टीशंस बनाने हैं। इन हार्ड डिस्क में से क्या करने पड़ेंगे, क्रिएट अ पार्टीशंस। अब ये जो पार्टीशन बनेंगे, तो ये वाले पार्टीशन जो एग्जीक्यूट होने हैं, ये कौन से वाले पार्टीशन बनने हैं, ये हमारे एलवीएम पार्टीशन बनने हैं। तो 3 हार्ड डिस्क हैं, तीनों की तीनों हार्ड डिस्क में से आप क्या करोगे, क्रिएट एलवीएम पार्टीशन, क्रिएट एलवीएम पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं 8E, जिसका कोड होता है 8E। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलवीएम पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। सो जितने भी हमारे पास स्टोरेजेस हैं उन सब में से हम क्या करेंगे, एलवीएम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। सो कल जो मैंने पार्टीशन क्रिएट करा था वो लिनक्स पार्टीशन क्रिएट करा था। एलवीएम पार्टीशंस के लिए सिर्फ आपका प्राइमरी सिलेक्ट करने के बाद मुझे वहां पे एक और स्टेप्स एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जहां पर मैं एलवीएम का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। सो यहाँ पे एलवीएम पार्टीशन क्रिएट करने के बाद, तो अब सपोज करिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो हार्ड ड्राइव है, दिस हार्ड ड्राइव इज 2 TB, द हार्ड डिस्क साइज इज 2 TB, ये भी 2 TB है, एंड दिस इज ऑल्सो इज इन 2 TB। अब जब पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पे मुझे क्या करना है, वी हैव क्रिएट अ वन ग्रुप। अब मैं यहाँ पे एक एलवीएम ग्रुप क्रिएट करूंगा। क्रिएट एलवीएम ग्रुप। जिसको हम बोलते हैं वीजी, वीजी क्रिएट। तो अगर आपको एलवीएम ग्रुप करना है तो ये कमांड से, वीजी का मतलब है वर्चुअल ग्रुप। अब जब एलवीएम ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, तो एलवीएम ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसके बाद आएगा ऐड पार्टीशंस, गॉट इट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने पार्टीशंस बनाए हैं उन पार्टीशंस को हम क्या करेंगे, इस डेडिकेटेड ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। तो जितने भी हमने पार्टीशंस बनाए हैं वो सारे के सारे पार्टीशंस हमारे इस डेडिकेटेड ग्रुप के अंदर ऐड ऑन होंगे। गाइस, ये जो भी चीज बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली है, कंप्लीटली ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं आपकी। देन ऐड पार्टीशंस। सो अगर मैंने यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क लगाई हैं, तीनों हार्ड डिस्क के अंदर 3 पार्टीशंस बनाए हैं, अब उन तीनों के तीनों पार्टीशंस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा।
जब मैं इन तीनों पार्टीशंस को ऐड करूंगा, तो ये तीनों पार्टीशन जब मेरे इस यहां पर आ जाएंगे इन दिस लोकेशन, तो ये तीनों पार्टीशन का मिलके एक ही ग्रुप का साइज बन जाएगा। जब ये तीनों पार्टीशन हो जाएंगे तो इस ग्रुप का साइज क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का साइज हो जाएगा 2 TB का। ये एक पार्टीशन आया, देन अगेन 2 TB, वन पार्टीशन इज कमिंग, देन अगेन वन मोर 2 TB। ये पार्टीशन मेरे पास यहाँ पे आया, सो दैट मीन्स कि मेरा जो ग्रुप का साइज है, तो ग्रुप साइज इज 6 TB। क्लियर द पॉइंट्स? तो 6 TB का मेरे पास ग्रुप बन गया। अब मेरे पास अगर सपोज करो कि ये साइज पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तो नाउ कि मुझे क्या करना पड़ेगा बैकएंड में, अगेन आई एम जस्ट बाय ऐड वन मोर हार्ड ड्राइव, कि अगर मुझे दोबारा से करना है तो सेम ही प्रोसेस में यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे फिर से हार्ड डिस्क ली, क्योंकि मुझे अगर ग्रुप का साइज क्रिएट करना है, क्योंकि ग्रुप मेरा जितना था वो पूरा फुल हो गया, अब मुझे और भी चाहिए। तो नाउ मार्केट से गया, मार्केट से जाके आई एम जस्ट बाय द हार्ड डिस्क एंड ऐड SDD, देन क्रिएट पार्टीशंस। दोबारा से सेम ही प्रोसेस होगा मेरा। बिल्कुल डिक्टो। तो यहां पर भी सेम ही होगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ऐड पार्टीशन। और जैसे ही ऐड पार्टीशन होगा, तो ये क्या होगा, एक्शन। तो जब मैं ये वाला पार्टीशन करूंगा, तो मैं VG क्रिएट ना करके VG एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग ग्रुप के अंदर, क्योंकि जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के साथ ही आपको पार्टीशंस के नाम देने पड़ेंगे। तो एक बार जब फर्स्ट टाइम बनाया तो आपने ऐड करा VG क्रिएट, लेकिन अब ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो क्रिएट तो होगा नहीं। तो अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे VG एक्सटेंड, क्योंकि ग्रुप तो मेरा पहले से ही बना हुआ है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उसके साइज को एक्सटेंड कर रहा हूं, और जैसे मैं एक्सटेंड करूंगा तो VG एक्सटेंड करने के बाद मुझे इस पार्टीशन का नाम देना पड़ेगा नाउ, कि उस समय फिर ये फोर्थ पार्टीशन भी इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब साइज क्या हो जाएगा, +2 TB। तो टोटल 8 TB मेरे ग्रुप का साइज हो गया। अब जब ये ग्रुप का साइज बन जाएगा, तो अब मैं यहां पे क्रिएट करूंगा LVM पार्टीशंस। तो अब इसमें से मेरे पास अगर मैं कहता हूं कि देयर 2 यूजर इज अवेलेबल, मेरे पास, मेरी कंपनी के पास 2 या 3 या 4 या 5 यूजर्स हैं, देयर एन नंबर ऑफ यूजर इज अवेलेबल, लाइक यूजर 1 इज अवेलेबल, यूजर 2 इज अवेलेबल एंड यूजर 3 इज अवेलेबल। मैंने 3 यूजर्स बनाए हुए हैं अपनी कंपनी में, और आप सभी लोग अपने अपने सिस्टम पे बैठ के काम करना चाहते हैं। सो लाइक यूजर 1, ऑलरेडी हम ये सारा काम कर चुके हैं, यूजर 2 एंड यूजर 3। अब अगर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 है, तो इन तीनों की, तीनों यूजर्स की एक डेडिकेटेड डायरेक्टरी भी होगी, जिसको हम बोलते हैं यूजर होम डायरेक्टरी। और याद होगा कि मैंने होम डायरेक्टरी पे बार बार फोकस कराया था, कि होम डायरेक्टरी का मतलब है कि यूजर का डेटा उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? तो जब भी हम लिनक्स पे कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं, तो उस डेडिकेटेड यूजर की होम डायरेक्टरी भी बनती है, यूजर 1 होम डायरेक्टरी। It's a user 2 home directory and it's a user 3 home directories। अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर्स है उसकी होम डायरेक्टरी की लोकेशंस कहाँ होती है, स्लैश। हम नहीं करना चाहते, हम तो उसको इस जगह पे लेके आना चाहते हैं, कि अगर यूजर कोई भी काम कर रहा है फर्दर उसका स्टोरेज है, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो वो फिजिकल स्टोरेज के अंदर जाएगा डेटा, बट मैं तो उसको सैन पे लाना चाहता हूँ, कि मैं यहीं से उसका बैकअप ले सकूं, सारी चीजें मैं कर सकूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि जब मेरा ग्रुप हो गया, सो नाउ वी हैव अगेन क्रिएट अ पार्टीशन। मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करूंगा, LVM लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करूंगा, क्रिएट LVM पार्टीशन। तो 3 यूजर्स हैं, तीनों यूजर्स के लिए मैं 3 पार्टीशन क्रिएट करूंगा।
जिसको वी कैन कॉल द एलवी क्रेट, लॉजिकल वॉल्यूम, एलवी क्रेट। तो अगर आपको फिर क्या है, अब इस ग्रुप में से जब आप एलवी क्रिएट करेंगे, सब एलवी क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, जब भी आप एलवी क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइज भी देना पड़ेगा। तो साइज का मतलब लाइक यू कैन मेंशन द 1 GB। अभी आप कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी हमारे पास हम सिर्फ 1 GB ही स्टोरेज एलोकेट कर रहे हैं। बेस सेटिंग कहाँ से हो गई? एक मिनट, 1 GB। अबे यार कीबोर्ड का कौन सा ऑप्शन दब गया मेरे से? ये 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 अबे यार, चलो छोड़ो उसको अभी यार। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ये सेटिंग्स होती है इसके इसमें ही, पेंट के अंदर ही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने एलवी क्रिएट कर दिया, सब एलवी क्रिएट करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट आएगा माउंट। तो मैंने कल आपको बताया था जैसे हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं ऐसे एलवी क्रिएट करने का अब क्या होगा, माउंट। तब जो ये पार्टीशन मैंने क्रिएट करा है, ये जो पार्टीशन मेरा डेडिकेटेडली पार्टीशन क्रिएट हुआ है, ये सारा का सारा जो पार्टीशन है वो इस डेडिकेटेड लोकेशन से मेरा क्रिएट हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे माउंटिंग करनी पड़ेगी। अब माउंटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन माउंट ए पार्टीशन। तो मुझे ये पार्टीशन माउंट करना है, पार्टीशन मुझे माउंट करना है, जस्ट माउंट पार्टीशन विद दिस होम डायरेक्टरी। तो ये जो हमारी डेडिकेटेड होम डायरेक्टरीज हैं, इन होम डायरेक्टरीज के साथ मैं क्या करूंगा, इस पार्टीशन को जो एलवी पार्टीशन मैंने क्रिएट करा है इसको हम क्या करेंगे, माउंट करेंगे। सो माउंटिंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम्स एलोकेट करना पड़ेगा। सो पार्टीशन बन गया, देन प्रोवाइड द फाइल सिस्टम, देन जनरेट द आईडी, क्योंकि जब तक आईडी नहीं होगी मेरा माउंटिंग नहीं होगा, और देन माउंट। गेट बंद कर देना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, माउंट, यानी कि मेरा जो भी पार्टीशंस है, इन डेडिकेटेड पार्टीशंस को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, माउंट करना ही पड़ेगा। तो जब तक मैं इनको माउंट नहीं करूंगा जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अब जब माउंट हो जाएगा तब यूजर वन कोई भी काम करेगा तो वो आपके इस डेडिकेटेड लोकेशन पे एग्जीक्यूट होगा। वहां पर है, क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा का पूरा माउंटिंग का प्रोसेस रहेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये पूरी की पूरी लैब हमारी होनी है नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो 11 10 पे मैं लैब स्टार्ट कर दूंगा, ये वाला पेंट में सेव करके रखूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, मैं हार्ड डिस्क ऐड करके रखूंगा। वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, गो थ्रू द वॉल्यूम्स। ये सारी चीजें वैसे बनाऊंगा आपके सामने, सिर्फ हार्ड डिस्क ऐड करके रखूंगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अभी हमने सिर्फ करा है, अब यूजर का अगर 1 GB स्पेस फुल हो जाए तो अब मुझे ये वाले कैसे एक्सटेंड करना है, क्योंकि अगर 1 GB फुल हो गया तो एक्सपेंड भी तो करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड वाला प्रोसेस भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप स्टोरेज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सैन क्या होता है, नेस स्टोरेज का क्या यूज होता है, डैश स्टोरेज का क्या यूज होता है। ये 3 टाइप्स के स्टोरेज है। सो सैन इज अ कलेक्शन ऑफ नेस और नेस इज अ कलेक्शन ऑफ डैश, क्योंकि जो नेस बॉक्सेस है उसके अंदर फिजिकल डैश स्टोरेज ही कनेक्टेड होती है। ये एक लार्ज इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आईटी में, तो आपको इस टाइप्स का डेटा सेंटर्स मिलेगा ही मिलेगा।
तो जब आप वहां जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सर वहां रैक लगा हुआ है, उसके अंदर इतनी सारी वो मशीनें लग रही हैं, लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, वो सारी चीजें क्या हैं? तो इट्स कॉल्ड अ नेस्ट बॉक्सिंग। और ये सारा का सारा चीज नेटवर्किंग के थ्रू ही एक्सेस होता है। नाउ कि अगर अब मैं विंडोज की बात करता हूं, तो विंडोज में हमारे पास एक होता है gpedit.msc। तो ये हमारी एक्चुअली में विंडोज की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमें जो भी पॉलिसी लगाते हैं, क्योंकि ये सारा चीजें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पढ़ाएंगे, सो हमारे पास ना दो टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चीज ब्लॉक करनी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर शो ना हो, रन मेनू ओपन ना हो, यूजर्स के लिए ये सारी चीजें ब्लॉक्स करनी है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से ब्लॉक करते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि पेन ड्राइव डिटेक्ट ना करे, या मैं चाहता हूँ कि आपके लैपटॉप पर बेशक 1 TB हार्ड डिस्क लग रही है, सो 1 TB तो आपकी डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, मैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि आपको 2 GB से ज्यादा ना मिले। तो आपका 1 TB का स्पेस आपको 2 GB ही दिखाएगा, और आप उसके अंदर डेटा रखोगे तो भी नहीं जाएगा। आप कहोगे सर 1 TB डेटा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डेटा इसमें इंटर नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या रीजन है। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी आपकी मशीन सर्वर से कनेक्ट होगी, तो आपकी मशीन बिहेवियर सर्वर के अकॉर्डिंग करेगी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि रीजन है कि अगर आपके लैपटॉप में 1 TB है, तो आप अपना पर्सनल डेटा सी ड्राइव में भी रख सकते हो। तो मैं अगर सी ड्राइव के स्पेस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो डेटा उसमें जाएगा ही नहीं, कॉपी होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने लिमिट डाली हुई कि 5 GB से ज्यादा नहीं रख सकते। अब आपने अगर अपना पर्सनल डेटा उसके अंदर रखा, तो फिर आप ऑफिस का कोई चीज, क्योंकि मुझे इतना स्पेस रखना है कि सॉफ्टवेयर वगैरह में इंस्टॉल कर सकूं। तो यहाँ पर सेम है कि अगर मुझे डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई सेटिंग्स करनी है, या अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सिस्टम्स, मुझे सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स करनी है, तो सिस्टम से ये आ रहा है फोल्डर रिडायरेक्शन। फोल्डर रिडायरेक्शन का मतलब है कि मैं किसी भी लोकेशन को चेंज कर सकता हूं। मैंने अगर आपके डाउनलोड फोल्डर की लोकेशन चेंज कर दी सर्वर पे, तो अब आप जब डाउनलोड करोगे, डाउनलोड तो आपके सिस्टम पे होगा, लेकिन वो मेरे सिस्टम पे जाके सेव होगी फाइल, आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगी नहीं। मैंने बोल दिया कि डाउनलोड अगर आप करेंगे तो वो आपके डी ड्राइव में आएगा। तो जब आप डाउनलोडिंग करेंगे तो डी ड्राइव में आएगा, और डी ड्राइव आपकी सर्वर की इमेज है, यानी कि सर्वर का स्टोरेज है। तो मुझे पता लग जाएगा कि कैंडिडेट क्या चीजें डाउनलोड कर रहा है, क्या डेटा रखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज की यहाँ पर स्कैन करते हैं। ना अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिमूवल डिवाइस, मैं चाहता हूँ अगर आपने ये वाले ऑप्शंस को इनेबल कर दिया, तो आपके सिस्टम में ना तो पेन ड्राइव डिटेक्ट होगी, आप अपने लोकल सिस्टम पे कर सकते हो। आपने अगर ये सारे के सारे रिमूवल डिवाइस को इनेबल कर दिया, तो आपके सिस्टम में पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होंगे, यानी कि सारे रिमूवल डिवाइस आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपके अगर आप मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक और आता है डिस्क कोटा, कोटा लिमिट किसमें आती है, डिस्क कोटा, अगर मैंने यहाँ से लिमिट सेट कर दी 2 GB, तो आप चाहे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाओगे 1 TB की, या पेन ड्राइव 64 GB की लगा लो, आपको 2 GB ही स्पेस यूज करने को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। आप पेन ड्राइव भी लगाएंगे तो पेन ड्राइव भी 2 GB ही दिखाएगी, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लगाएंगे तो भी वो 2 GB दिखाएगी, क्योंकि मैंने आपको एक लिमिट सेट करके दी हुई है कि इससे ज्यादा लिमिट मैं आपको नहीं दे सकता। सो किस ड्राइव की कौन सी लिमिट चाहिए, किस ड्राइव को क्या चीज चाहिए, वो सारी की सारी सेटिंग्स हम सर्वर से करते हैं, कि जब भी मेरा एम्प्लॉय लॉगिन करे तो उसको ये प्रॉपर डेडिकेटेड है, उसकी डेटा को भी मैनेज करना है, उसकी पॉलिसीज को भी मैनेज करना है, उसको किस टाइप्स का एक्सेस देना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम एलोकेट करते हैं। और किस यूजर्स को कब क्या परमिशन देनी है, वो कि रीड कर सके, राइट कर सके। अब आप जब भी कोई भी फाइल या फोल्डर्स यहाँ पर बनाते हैं, लाइक कि आप लोगों ने क्या करा होगा, काफी बार फोल्डर्स बनाए होंगे विंडोज के अंदर से, आप लोगों ने फोल्डर्स बनाए। तो आप कोई भी फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक करके फिर गो इन द प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर भी क्या आता है कि अभी यहाँ पर सिक्योरिटीज आ रहा है, तो सिक्योरिटीज में ये परमिशंस है। अगर मैंने आपको रीड की परमिशन दे दी, तो आप फोल्डर के रीड ही कर सकते हो, आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट हर कोई क्यों एक्सेस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर एवरीवन हो रखा है। अगर मैं एवरीवन हटा के जिस यूजर को यहाँ पर ऐड करूंगा, वही इस फोल्डर पे काम कर पाएगा, दूसरा बंदा उसके डेटा को देख ही नहीं सकता। तो जब भी हम किसी भी सिस्टम का यूजर बनाते हैं, तो उस यूजर्स को प्रॉपर वो सेटिंग्स एलोकेट करते हैं कि आप कौन किसको एक्सेस कर सकता है, और कौन सर्विस कौन एक्सेस कर सकता है, उसके हिसाब से हमारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। चलिए गाइस, सो कल आप लोगों का ऑफ है, सो आप लोग